हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टाटा स्टील बीएसएल के बारे में। टाटा स्टील बीएसएल के बारे में मैं एक जानकारी दे दूँ। सबसे पहले ये एक भूषण स्टील कंपनी है, ठीक है, जिसको टाटा स्टील ने एक्वायर किया था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसके रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे, इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ ही में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी जानेंगे। और यहाँ पे वैल्यूएशंस वगैरह और कुछ मर्जर की जो डिटेल्स है, टाटा स्टील और भूषण स्टील का भी मर्जर होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे स्टील प्राइजेस बढ़ रही है, ठीक है। स्टील प्राइस अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ 2-3 महीनों में काफ़ी बढ़ चुकी है। उसके पीछे रीज़न है चाइना का। थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या, चाइना से एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बट वहाँ पे अभी थोड़े बहुत सप्लाई चेन प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ पे अभी इंडिया के स्टील प्रोड्यूसर्स की यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अब क्रिएट हो गया है। पहली बात तो ये कि टाटा की जो चाइना का स्टील एक्सपोर्ट है, वो अभी लास्ट टाइम जो फिगर्स आए थे वो बढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब अब वो लोग भी वापस एक्सपोर्ट मार्केट में आ रहे हैं। उन लोग ने अपनी डोमेस्टिक डिमांड को मतलब मीट अप करने के लिए एक्सपोर्ट कम कर दिया था और इसलिए ग्लोबल स्टील प्राइजेस थोड़ी बढ़ गई थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो वो लोग उन लोग का एक्सपोर्ट बढ़ गया है, दूसरी चीज़ एक और हो रही है, इंडिया में अभी ऑक्सीजन की यहाँ पे शॉर्टेज है और ऑक्सीजन यहाँ पे स्टील कंपनीज को रिक्वायर होता है। स्टील का जो रॉ मटेरियल है, आयरन वगैरह, उसको जलाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन अगर आप देखोगे न्यूज़ में तो यहाँ पे सभी कंपनीज गवर्नमेंट को बेच रही है, ठीक है। तो JSW स्टील, टाटा स्टील और ये लोग जितने भी बड़े बड़े ग्रुप है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये अपना जो ऑक्सीजन इनको यूज़ आता है वो यहाँ पे अभी डाइवर्ट किया जा रहा है। और माना जा रहा है कि इससे ऑटोमोबाइल और स्टील सेक्टर को थोड़ा बहुत झटका लगेगा। ओवरऑल मतलब झटका इन द सेंस ऑफ वॉल्यूम्स जो रहेंगे स्टील के, वो यहाँ पे कम हो सकते हैं आने वाले कुछ क्वार्टर में। यानी मतलब अभी जब हम लोग Q1 क्वार्टर देखेंगे, मतलब जून क्वार्टर, उसमें आपको थोड़ी बहुत वॉल्यूम्स कम दिखेंगी और जो स्टील प्राइसेस है वो भी कम होती जाएंगी। और स्टील प्राइस कम होने के पीछे एक और रीज़न है, वो है इंडिया में लग रहे हैं अभी बहुत सारे जगह लॉकडाउन। तो ओवरऑल बहुत सारी जगह अभी लॉकडाउन लग रहे हैं, तो जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह और यहाँ पे ऑटोमोबाइल, इनकी सबकी डिमांड कम हो जाएगी। और ये दो बड़े सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा स्टील कंज्यूम करते हैं, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर हमारे लिए स्टील का आउटलुक था, ठीक है। अब हम लोग कंपनी स्पेसिफिक देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 7,300 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल से अगर आप देखोगे तो 4,200 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे आया है। वहीं पे अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो 5,900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो बढ़ चुका है। मेजर फैक्टर यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में जो है, अगर आप देखोगे जो ग्रॉस फ्रॉम ऑपरेशंस जो है ना, वो ही बढ़ा है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है, 1,200 करोड़ से बढ़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। वहीं पे कुछ अदर ऑपरेटिंग इनकम भी बढ़ी है और अदर इनकम में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं है। मतलब सोनली जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कंपनी की स्टील बेचने से बढ़ा है, कोई और तरह की अदर इनकम नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें थोड़ी बहुत और चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टील प्राइसेस बढ़ रही है, तो इसके कारण यहाँ पे रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ा है, ठीक है। और ये आप देखेंगे इसलिए ये राइजिंग ट्रेंड पे है, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी। और दूसरा, वॉल्यूम बढ़ने के कारण रॉ मटेरियल का कंजप्शन भी ज़्यादा हुआ है। कंपनी की जो फिनेंस कॉस्ट है वो कम हो गई है। उसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको बता दूं। फिनेंस कॉस्ट कम होने के पीछे रीज़न है, कंपनी ने डेप्ट का रीपेमेंट किया है और इसलिए इनका यहाँ पे अब फिनेंस कॉस्ट थोड़ा कम होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। फिर हम लोग बात करें टोटल एक्सपेंसेस, तो वो ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी का जो है अभी आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो 1913 करोड़ रुपए रहा है बिफोर टैक्स। और अगर आप आफ्टर टैक्स भी बात करें तो भी यहाँ पे लगभग उतना ही है, वो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट है टैक्स के, जिसके कारण वो सब रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जहाँ पहले कंपनी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है, जो कि एकदम नेग्लिजिबल था। और पिछले साल अगर पिछले क्वार्टर की बात करें जहाँ 900 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ कंपनी ने 1913 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल क्वार्टर था कंपनी के लिए। अगर हम ओवरऑल ईपीएस देखेंगे तो कंपनी का जो अभी ईपीएस है डाइल्यूटेड बेसिस पे कंपेयर करेंगे 4.82 है। डाइल्यूटेड बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, कंपनी ने अभी है ना थोड़ी बहुत कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ इशू कर रखी टाटा स्टील की होल्डिंग कंपनी को, जो कि मतलब टाटा स्टील की ग्रुप कंपनी को कुछ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ दे रखी है,
जिसको कन्वर्ट करने के बाद टाटा स्टील का स्टेक बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग ये देखेंगे 4.82 को ही लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो अभी इसका जो भाव चल रहा है वो 57 रुपीज़ के लगभग चल रहा है। ठीक है, तो ये अगर अभी आप देखोगे तो बहुत ही कम वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसको 4 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते तो 16, हम मानते हैं कि ऐसा ही क्वार्टर आने वाले 12 महीने में रहेगा। ठीक है, तो लगभग 16 का यहाँ पे इनका ईपीएस हो जाएगा ईयरली। और अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील का जो भाव है, अगर हम टाटा स्टील बीएसएल का जो भाव चल रहा है अभी वो चल रहा है 57। तो अगर आप 57 को यहाँ पे 16 से डिवाइड करते हो तो लगभग यहाँ पे आपका जो आएगा वो यहाँ पे 3 से 4 के बीच में पी आएगा। ठीक है ना, तो जो कि बहुत ही कम वैल्यूएशन है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो वैल्यूएशंस है ये जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट सबसे कम है। ठीक है, और अगर आप इसको उस बेसिस पे कंपेयर करने चले जाएंगे तो हो सकता है आपका जो रेशो है वो यहाँ पे जो अर्निंग्स है वो ज़्यादा हो जाएंगी अगर आप इसको फुल बेसिस पे कंपेयर करते हो, फुल ईपीएस बेसिस पे। तो ये हम लोग ने पी वैल्यूएशन जानी है, ठीक है, कंपनी की। अभी हम थोड़ी देर बाद इसका नेटवर्थ और उन सब चीज़ों का भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे जो आप डेप्ट की बात कर रहे हैं, जो डेप्ट कैसे कम हुई है वो हम अगर आपको देखना है तो ये देखिए, ये कंपनी का बोरोइंग्स है। ये बोरोइंग्स आप देखोगे तो ये कम होता हुआ दिखाई दिया है, लगभग 5,000 करोड़ की यहाँ पे डेप्ट का रीपेमेंट किया है। फिर अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ भी कम हुई है, और फिर प्रोविजंस वगैरह तो ठीक है, वो अलग एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में देखें तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी कंपनी ने कम करी है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डेप्ट का रीपेमेंट किया है, और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। वहीं पे बात करें कंपनी के यहाँ पे एसेट्स वगैरह की, तो एसेट्स में यहाँ पे ठीक है, हम लोग को ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। हम लोग अगर यहाँ पे बात करें टोटल यहाँ पे इक्विटी की, जिससे हम लोग निकालेंगे नेटवर्थ। तो नेटवर्थ कैसे निकाली जाती है, आप हमेशा इक्विटी का टोटल ले लीजिए जो कि 21,000 करोड़ है। अभी 21,000 करोड़ कंपनी का यहाँ पे टोटल वो है नेटवर्थ। तो अभी अगर आप देखोगे कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 7,000 करोड़ का है। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्विटी है वो 21,000 करोड़ की है। ठीक है, तो मतलब नेटवर्थ कंपनी की 21,000 करोड़ है, और यहाँ पे जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीबन 7,000 करोड़ का है। तो ये अपने प्राइस टू बुक रेशो इसका नेगेटिव, मतलब 1 से कम है। ठीक है, तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये अभी बहुत ही कम वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है, और ये काफ़ी अंडर वैल्यूड है। अगर आपकी जो नेटवर्थ है वो अगर ज़्यादा होती है मार्केट कैप से, तो आप समझ लीजिए वो शेयर अंडर वैल्यूड है। ठीक है, उसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है, एक तो लो फ्लोट वगैरह है, और ये सारी चीज़ें हैं। और अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ी बहुत एक मर्जर की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कंपनी ने बताया है कि मर्जर की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक डिस्क्लोजर देख लेते हैं कंपनी का जो दिया है। यस, तो ये रहा डिस्क्लोजर। अभी यहाँ पे कंपनी ने 2019 में एक स्कीम बनाई थी जिसके अंदर टाटा स्टील को यहाँ पे मर्ज, टाटा स्टील बीएसएल को यहाँ पे टाटा स्टील के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। और जो मर्जर का रेशो है वो मैं आपको बता दूँ, हर 2 शेयर पे, हर 15 शेयर पे, हर 15 टाटा स्टील बीएसएल पे आपको 2 टाटा स्टील के शेयर मिलेंगे। तो अगर आप भाव देखना चाहते हैं कि टाटा स्टील का भाव कितना है तो वो भी हम लोग जान लेते हैं, ताकि हमें पता पड़े कि यहाँ पे इनका जो वैल्यूएशंस है वो कैसे चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस पे ही यहाँ पे बीएसएल की वैल्यूएशंस चलेंगी। तो अगर आप देखोगे तो 892 रुपीज़ यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस है टाटा स्टील का। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो करीबन आएगा, हम लोग वो भी देख लेते हैं कंपनी का वैल्यूएशंस वगैरह। चलिए, तो 892 इंटू 2, ठीक है, 1784 है। ठीक है, और वहीं पे आपको जो 57 अभी जो भाव चल रहा है इंटू 15, तो अगर आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा कुछ आता है। तो बहुत ही मतलब कम वैल्यूएशंस पे आपको 15 शेयर की जगह यहाँ पे 2 यहाँ पे टाटा स्टील के शेयर मिलने वाले। तो ये बहुत ही अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है। और अगर आप देखोगे तो अगर इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 855 आता है, और वैसे जो टाटा स्टील का भाव है वो बहुत ज़्यादा है। अब इसके पीछे आप पूछेंगे कि यार इतना ऊपर नीचे कैसे हो सकता है। तो देखिए, टाटा स्टील का शेयर बहुत भागा है,
और इसलिए टाटा स्टील का BSL का शेयर इतना नहीं भागा है और इसलिए ये वैल्यूएशन गैप बढ़ गया है। ठीक है, तो मतलब आप देखोगे तो ये वैल्यूएशन के टर्म्स में भी बहुत अच्छा शेयर है और वैसे भी जब मर्जर हो जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनी की यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं। ये है कंपनी का क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपनी ने कुछ परफॉर्मेंस बताई थी। तो अगर आप देखोगे ये सब 1000 टन्स में है, तो जो कंपनी की सेल्स है वो कैसे बढ़ती हुई दिखाई दी है पिछले साल से भी अगर आप कंपेयर करो, पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करें। ठीक है, और यहाँ पे बताया हाईएस्ट एवर क्वार्टरली क्रूड स्टील प्रोडक्शन किया है कंपनी ने। ठीक है, उसके अलावा जो कंपनी की सेल्स वॉल्यूम है 4% से ग्रो हुई है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, 22% से ग्रो हुई है यहाँ पे वाई ऑन वाई बेसिस पे। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी को कोविड-19 की सिचुएशन क्लोजली मैनेज कर रही है और सभी सेफ्टी का ध्यान रख रही है। और ओवरऑल यहाँ पे जो डोमेस्टिक डिलीवरीज है 6% से ग्रोथ हुई है और एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे 18% की ग्रोथ है। ठीक है, और 18% रिड्यूस हो गया है पिछले क्वार्टर से। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल जो यहाँ पे कंपनी परफॉर्मेंस, वैल्यूएशंस और सभी तरह से ये बहुत ही कम वैल्यूएशंस पे ट्रेड हो रहा है। ये एक बहुत ही क्लियर बाई है, इसको हर भाव पे इसको ख़रीदना चाहिए और यहाँ पे आने वाले टाइम में इस पे एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। और जैसा कि अभी कमोडिटी प्राइजेस वगैरह है तो वो थोड़ी बहुत स्टेबल होंगी, बट टाटा स्टील का BSL का जो भाव है ना वो ऑलरेडी मतलब कम अंडर वैल्यूड है, तो उसमें आपको एक अच्छी खासी वैल्यू क्रिएशन होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो इनका प्रमोटर होल्डिंग वगैरह कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए अभी जो कंपनी में जो प्रमोटर्स का स्टेक है टाटा स्टील का वो 72% है, बट अगर वो जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ को अगर टाटा स्टील वो कर लेता है एक्सरसाइज, तो यहाँ पे टाटा स्टील का जो स्टेक हो जाएगा 92% हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक शेयर होल्डिंग जो स्टेक है ना वो कम हो जाएगा, वो 7.4% रह जाएगा। ठीक है, तो मतलब अभी मान लीजिए आप एक सिंपल बात समझिए, अगर आज आपके पास एक तरीके से 27% स्टेक है किसी कंपनी का और आपको एक दिन बोल दिया जाएगा आपका 7% स्टेक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है, तो बिल्कुल वही बात है और इसलिए ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में पब्लिक का स्टेक कंपनी के अंदर कम हो जाएगा और प्रमोटर का स्टेक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी मान लो अगर कंपनी जहाँ पे पहले 100 रुपये कमाती थी तो आपको 27 रुपये मिलते थे, अब भी कंपनी 100 रुपये कमा रही पर आपको 7 रुपये मिलेंगे। आपने स्टेक भी नहीं बेचा, आपने कुछ भी नहीं किया, आपको उसी भाव पे अब कम पैसा मिलेगा। और इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डाइल्यूटेड EPS अपना इतना कम था, ओवरऑल फुल्ली जो नॉन डाइल्यूटेड EPS था। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसलिए ये वैल्यूएशंस और अंडर वैल्यूड है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ है जो प्रमोटर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो टाटा स्टील BSL के सभी शेयर होल्डर्स के साथ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।